हेलो एंड वेलकम बैक। आज हम लाए हैं टॉप 50 नर्सिंग एमसीक्यूज वैक्सीन्स पर। क्वेश्चंस विद आंसर्स जो लाया है नर्स कंसेप्ट्स कोच ने। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ओनली। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्शन। तो एक चाइल्ड जिसमें कन्वर्शंस आते हैं उस पेशेंट में या उस बच्चे में हम कौन सा वैक्सीन नहीं लगाते। आपके ऑप्शंस है मीजल्स, टाइफॉइड, डीपीटी या फिर बीसीजी। आंसर है डीपीटी। तो डीपीटी जो वैक्सीन होती है उसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस। अब इन तीनों जो कंपोनेंट है उसमें से पर्ट्यूसिस जो है ये आपके किसी भी बच्चे में जिनमें न्यूरोलॉजिकल या कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स हो उनमें वही न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसको वर्स या बदतर बना देता है, जिस वजह से उस बच्चे का ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाता। तो इसी वजह से उस बच्चे को हम कभी भी पर्ट्यूसिस नहीं लगाते हैं। हम उस बच्चे को सिर्फ डिप्थेरिया या फिर टेटनस जो है वो वैक्सीन यानी कि हमारा जो डीटी वैक्सीन होता है वो वैक्सीन जो है उस बच्चे को हम लगा सकते हैं, पर्ट्यूसिस कंपोनेंट छोड़कर। तो ये याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वॉज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन। तो स्मॉल पॉक्स जो है उसका लास्ट केस पूरे वर्ल्ड में लास्ट कब नोट किया गया था या रिपोर्ट किया गया था। आपके ऑप्शंस है 1976, 1977, 1978 या फिर 1979। ये क्वेश्चन इससे पहले नॉर्सेट में आ चुका है तो प्लीज याद रखें। आंसर है 1977। तो जो आपका स्मॉल पॉक्स है ये बहुत ही भयानक बीमारी हुआ करती थी एक टाइम पर, जहां पर फेटेलिटी यानी कि मरने के चांसेस बहुत ज्यादा होते थे। अब ये जो है ये पहली बीमारी है जिसका वैक्सीन बनाया गया था, और ये जो है वैक्सीन के वजह से ही ये पूरी बीमारी जो है इरेडिकेट हो चुकी है, यानी कि ये डिक्लेयर किया गया है कि अब किसी को भी स्मॉल पॉक्स नहीं होता। तो ये जो इसका लास्ट केस हुआ था वो 1977 में हुआ था। इसका वैक्सीन जो है आपके एडवर्ड जेनर, जिन्हें हम फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, तो ये जो है इन्होंने फाइंड आउट किया था, यानी कि इन्होंने जो है इसकी खोज लगाई थी, और वो सबसे पहली वैक्सीन है, और ये बीमारी अब पूरी तरह से इरेडिकेट हो चुकी है। अब इसी पूरे बेसिस पर हम पोलियो को भी इरेडिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो साल्ट टाइप वैक्सीन इज अ। सो पोलियो में दो टाइप के वैक्सीन होते हैं, पोलियो सेबिन और पोलियो साल्ट। तो इनमें से ये वाला जो वैक्सीन है ये कौन सा है। आपके ऑप्शंस है किल्ड वैक्सीन, एंटीसीरा, टॉक्सॉइड्स या फिर लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन। आंसर है सो साल्क, ये आपका किल्ड वैक्सीन है। अब साल्क और सेबिन के रिलेटेड ये क्वेश्चंस जो है घुमा फिरा कर कई बार आते हैं, तो ये याद रखना साल्क जो है उसका जो के है, तो के से किल्ड वैक्सीन होता है, तो ये याद रखना साल्क एक किल्ड वैक्सीन है। किल्ड यानी कि आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस है, यानी कि आईपीवी है। और आईपीवी से आप आईएम इंजेक्शन या आईडी याद रखना। तो ये भी याद रखना कि साल्क जो है वो आपका पेरेंट्रल यानी कि पेरेंट्रली एडमिनिस्टर्ड पोलियो वैक्सीन है, जबकि ओपीवी यानी कि जो सेबिन है वो आपका ओपीवी होता है। सेबिन का मतलब होता है इन लेना यानी कि अंदर लेना, और हम मुंह से जो है वो अंदर लेते हैं, तो इस वजह से ये याद रखना सेबिन जो है वो आपका ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन। और आपका साल्क जो है वो है आपका आईएम इंजेक्शन लगता है, यानी कि एक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। अब साल्क जो है वो जोनस साल्क इन्होंने खोज की थी इसके,
और सेबिन जो है, सेबिन ने फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरेंट्रल पोलियो वैक्सीन इज ऑल्सो नोन एज। आपके ऑप्शंस है सेबिन, साल्क, पेंटावेलेंट या फिर नन। अब भी पढ़ाया है, आई होप कि ये कंफ्यूजन आपका क्लियर रहेगा। जैसे मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है। आंसर है आंसर है साल्क। अब साल्क जैसे मैंने आपको बोला था कि ये जो है किल्ड वैक्सीन रहती है, और किल्ड वैक्सीन जो है उसका दूसरा नाम होता है आपका इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस, यानी कि आईपीवी। अब आईपीवी जो है वो हम हमेशा आईएम इंजेक्शन की तरफ देते हैं या आईडी देते हैं, तो उससे आपको याद रहना चाहिए कि आईएम होता है, और आईएम एक पेरेंट्रल रूट है। तो ये यही है कि आपको ये क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछा जा सकता है, इसलिए इसमें क्लैरिटी हमेशा रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोज ऑफ बीसीजी एट बर्थ जो बीसीजी लगाते हैं तो उसका डोज कितना होता है? आपके ऑप्शंस हैं 0.1 ml, 0.5 ml, 0.05 ml या फिर 0.1 ml। आंसर है 0.05 ml। अब इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये याद रखना कि जो हम बीसीजी बर्थ पर लगाते हैं उस टाइम पर हम 0.05 ml जो है डोज देते हैं, बट अगर बच्चा 1 मंथ एज से थोड़ा भी ऊपर चला जाए, यानी एक महीने का हो जाए, तो डोज जो है वो चेंज होकर 0.1 ml रहेगा। तो ये बस एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो अगर बीसीजी आफ्टर 1 मंथ का पूछा जाए तो ये याद रखना कि आंसर 0.1 ml होगा, ना कि 0.05। अब ज्यादातर आपके सारे ही पेरेंट्रल जो वैक्सीन है वो हम 0.5 ml में लगाते हैं। ज्यादातर आपके जो जितने भी, जैसे आपका टीटी हो गया या फिर पेरेंट्रल आईपीवी हो गया, डीपीटी हो गया, तो वो सारे 0.5 ml में के डोसेस में ही लगते हैं। आपके ओपीवी का डोज जो है वो होता है आपका 2 ड्रॉप्स, और विटामिन ए 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट होता है 6 महीने से 11 महीने तक, और 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है 12 महीने से 59 मंथ्स, यानी कि 5 साल की उम्र तक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोलियो वैक्सीन इज प्रिजर्व्ड एट। पोलियो वैक्सीन हम कौन से टेम्परेचर पर प्रिजर्व करते हैं? आपके ऑप्शंस है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, -2 to -8 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर -4 to -6 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन सिंपल है, शायद आपको आता भी होगा। आंसर है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। वैसे बोला जाता है कि हमें 20 डिग्री से नीचे जो भी टेम्परेचर है उसमें आप स्टोर कर दो तो भी ये पोटेंट रहेगा, बट अगर कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा तो 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड सही है। ये याद रखना, पोलियो वैक्सीन फ्रीज सेंसिटिव है, यानी कि अगर आपने इसको फ्रीज कर दिया तो ये बहुत जल्दी खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV वैक्सीन इज गिवन एट, या हिब वैक्सीन इज गिवन एट। आपके ऑप्शंस है 6, 10 या 14 वीक्स, 0, 1, 3 मंथ्स, 6, 10, 14 मंथ्स और 1 ईयर। और आंसर है 6, 10 और 14 वीक्स। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, यानी कि HIV, ये वैक्सीन जो है ये आपका 6, 10 और 14 वीक्स पर लगता है, और ये सबके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वाज स्टार्टेड इन। आपके ऑप्शंस है 1947, 1977,
1982 या फिर 1974? आंसर है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1974 में स्टार्ट किया गया था, यानी कि आपका स्मॉल पॉक्स के इरेडिकेशन के 3 साल पहले। अब ये जो प्रोग्राम है ये आपका WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था, ताकि जितनी भी कंट्रीज है, चाहे कोई भी लोकेशन हो, चाहे कोई भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस हो, उनको जो है वैक्सीन मिल सके, ताकि जो भी लाइफ सेविंग वैक्सीन हो वो सबके लिए अवेलेबल हो। तो अगर अमेरिका कोई वैक्सीन तैयार करता है तो वो सबके लिए भी तैयार करेगा। अगर इंडिया कोई वैक्सीन तैयार करेगा तो भी वो सबको डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो ये जो गोल है, ताकि हम वो बीमारियां जो है वो हर जगह से मिटा सके, इस गोल के साथ ये पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। कब स्टार्ट किया था? 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट फॉर BCG वैक्सीन इज। अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई होप कि आपको आंसर आता होगा। आपके ऑप्शंस है राइट अपर आर्म, लेफ्ट अपर आर्म, राइट लोअर आर्म या फिर लेफ्ट लोअर आर्म। आंसर है लेफ्ट अपर आर्म। तो ये जो है ये हम एक आईडी स्क्रैच इंजेक्शन देते हैं, यानी कि इंट्राडर्मल जो है हम इंजेक्शन लगाते हैं, और ज्यादातर हम ये इंजेक्शन जो है आपके लेफ्ट अपर आर्म में ही लगाते हैं। अब ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब भी हम ये इंजेक्शन लगाएंगे तब वहां पर एक स्कार बनेगा। और पहले के जमाने में जब ये BCG वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ, तो उस टाइम पर सर्वे करने के लिए ये इजी हो जाता था। हम उस इंसान को बोल देते थे कि भाई आपका जो भी लेफ्ट स्लीव है उसको ऊपर कर दो। अगर वहां पर स्कार बन चुका है तो इसका मतलब है कि उस इंसान का BCG का वैक्सीनेशन हो चुका है। अगर वहां कोई स्कार नहीं है तो फिर हो सकता है कि उस इंसान का कोई BCG वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो इसके बेसिस पर यही रीजन है कि हमने ये लेफ्ट अपर आर्म पर जो है BCG वैक्सीन लगाना स्टार्ट किया था। और अभी भी हम लेफ्ट आर्म पर ही ऊपर की तरफ आईडी के तौर पर ये इंजेक्शन लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन इन द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल विच एम्स एट प्रिवेंटिंग ब्लाइंडनेस इज। सो इनमें से कौन सा वैक्सीन ब्लाइंडनेस को प्रिवेंट करने के लिए हम लगाते हैं? आपके ऑप्शंस है BCG, रूबेला, DPT या फिर पोलियो। आंसर है रूबेला। तो रूबेला जो है अगर बच्चों में हो जाए, यानी कि प्रेग्नेंट लेडीज से ये जो है बच्चों में ट्रांसमिट हो सकता है। तो ये वायरस जो है एक चीज कॉज करता है, उसे हम कहते हैं कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब इसके वजह से बहुत सारे से जो हमारे एरियाज है या ऑर्गन्स है वो अफेक्ट होते हैं। तो इसमें ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, इसमें हियरिंग लॉस भी हो सकता है, हार्ट के डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज या डिफेक्ट्स जो है वो भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि रुबेला का इंजेक्शन जो है या रुबेला का इम्यूनाइजेशन जो है हम इसलिए करते हैं ताकि ब्लाइंडनेस प्रिवेंट हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मम्स वैक्सीन स्ट्रेन इज। सो मम्स वैक्सीन में कौन सा स्ट्रेन यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ओके स्ट्रेन, 17D, जेरिलिन स्ट्रेन या फिर डेनिश 1331। आंसर है आंसर है जेरिलिन स्ट्रेन। अब ये आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, बट ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ही वीक स्ट्रेन होता है या सबसे वीक फॉर्म होता है आपके मम्स वायरस का। तो यही रीजन है कि हम ये वायरस जो है यूज करते हैं वैक्सीन बनाने के लिए, और ये याद रखना कि ये एक लाइव वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन विच केस न्यूमोकोकल वैक्सीन इज मोस्ट इफेक्टिव? न्यूमोकोकल वैक्सीन इनमें से कौन से केस में सबसे इफेक्टिव रहेगा? आपके ऑप्शंस है when given preoperatively, when given postoperatively, against all strains of bacteria या फिर against gram negative bacteria। आंसर है when given preoperatively। अब preoperatively ही क्यों? वैसे इसलिए क्योंकि न्यूमोकोकल वैसे तो सिर्फ न्यूमोकोकल इस पर काम करेगा, तो ये हर स्ट्रेन के लिए नहीं है या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए तो नहीं हो सकता। अब पोस्ट ऑपरेटिवली उसको लगाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है ये आपको न्यूमोकोकस जो इन्फेक्शन है उससे बचाता है। अब ये इन्फेक्शन होने से पहले ही आपको वैक्सीन लगा देनी चाहिए। किसको ये इन्फेक्शन हो सकता है? जिनको भी किसी भी तरह से कोई भी तनाव हो या जिनकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो, यानी कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट हो, या जो स्प्लेनेक्टमी के थ्रू जाने वाले हैं या कोई भी सर्जरी के थ्रू जाने वाले हैं जिसके वजह से इम्यूनिटी वीक हो सकती है। तो इन कंडीशन में हम पहले से ही पेशेंट को जो है ये वैक्सीन दे देंगे, उसके बाद सर्जरी करेंगे, ताकि ये जो भी वायरस है या ये जो भी आपकी बीमारी है वो उस पेशेंट को अफेक्ट ही ना कर सके। तो यही रीजन है कि न्यूमोकोकल वैक्सीन जो है हम प्री ऑपरेटिवली ही दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपीटी वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? सो डीपीटी कौन से कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगा? आपके ऑप्शंस है mild local reaction to previous dose, mild GI disturbances, cough or cold या फिर न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। आई गेस अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देखा है तो आपको आंसर तो पता होगा। चलिए देखते हैं। आंसर है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज। मैंने पहले भी बताया था, फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन था वही उसी में हमने एक्सप्लेन किया था कि जिन भी बच्चों को न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज होगी उनमें पर्ट्यूसस ये जो है ये हम छोड़ देते हैं और सिर्फ डीटी का वैक्सीन जो है वो लगाते हैं, क्योंकि पर्ट्यूसस जो है न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को और ज्यादा पूरी तरीके से बदतर कर देता है। तो इस वजह से हम ये वाला वैक्सीन जो है, अगर ये तीनों कॉम्बिनेशन में देने वाले हैं तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द सिस्टम ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वैक्सीन एट लो टेम्परेचर इज कॉल्ड एज। सो जो हम ट्रांसपोर्ट या स्टोर करते हैं वैक्सीन को, तो उस सिस्टम को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस है वैक्सीन चेन सिस्टम, वैक्सीन कैरियर, आइस लिंक्ड रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड चेन सिस्टम। आंसर है कोल्ड चेन सिस्टम। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोल्ड चेन सिस्टम, जिसमें हम वैक्सीन को स्टोरेज से लेकर जहां तक वो पहुंचाना चाहिए वहां तक जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उस पूरे प्रोसेस को हम कोल्ड चेन सिस्टम कहते हैं। अब ये जो सिस्टम है ये इसलिए बनाया गया है ताकि वो जो वैक्सीन है वो सही तरीके से प्रिजर्व किया जा सके, लंबे समय तक रखा जा सके, और जो भी उसकी एफिकेसी है, क्वालिटी है, वो जैसे जैसे टाइम हो जाता है वैसे वैसे वो घटने लगती है। तो बिना उसके क्वालिटी के घटने के हम वो डिलीवर कर सके, इस वजह से ये कोल्ड चेन सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following vitamin given along with mumps and rubella vaccine in primary immunization? सो मम्स और रुबेला का वैक्सीन जब हम लगाते हैं तो साइड बाय साइड एक और विटामिन हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो विटामिन कौन सा होता है? आपके ऑप्शंस है विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन या फिर फॉलिक एसिड। आई गेस आपको आंसर ऑलरेडी पता है। आंसर है विटामिन ए।
विटामिन ए हम ओरली 5 साल तक के बच्चे को देते हैं और ये जो विटामिन ए है वो हम विटामिन ए की डेफिशिएंसी ना हो या बच्चे में नाइट ब्लाइंडनेस ना हो इसलिए देते हैं। अब विटामिन ए की ये एक और खास बात ये होती है कि जब भी किसी भी पेशेंट को अगर मीजल्स का इन्फेक्शन हो जाए, तो अगर उस पेशेंट में विटामिन ए की कमी है तो वो बहुत ही वर्स कंडीशन में हो जाता है। तो इसी वजह से पेशेंट को जो है हम जब विटामिन ए और एमएमआर का वैक्सीन साथ में देते हैं, तो इससे ये भी फायदा होता है कि अगर पेशेंट को या उस बच्चे को विटामिन ए की डेफिशिएंसी है तो वो ठीक हो जाती है और जिस वजह से वो बच्चा जो है वो ज्यादा बीमार नहीं हो पाता। तो यही रीजन है कि हम विटामिन ए जो है उसके साथ ही नहीं देते, बट उससे ये मदद हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। BCG vaccine is available in powder form. It is reconstituted with. So BCG वैक्सीन जो होता है वो पाउडर फॉर्म में आता है और ये रिकंस्टिट्यूट किस चीज से करते हैं, यानी कि वो जो पाउडर होता है उसे हम घोलने के लिए कौन सा सोल्यूशन यूज करेंगे। आपके ऑप्शंस है नॉर्मल सलाइन, डिस्टिल्ड वाटर, 5% एक्स्ट्रस या फिर रिंगल सोल्यूशन। ये काफी प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन भी है तो इसका ध्यान रखिए। आंसर है नॉर्मल सलाइन। तो बीसीजी वैक्सीन जो है उसको हमेशा हमें जो है नॉर्मल सलाइन के साथ ही रिकंस्टिट्यूट करना है, उसके अलावा किसी और के साथ नहीं कंस्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जब भी आप रिकंस्टिट्यूट करोगे तो आपको ऑलमोस्ट 10 डोजेस पर वाइल जो है वो मिलेंगे। तो अराउंड अराउंड आपको 0.1 ml या 0.05 ml के हिसाब से 10 डोसेस जो है एक वाइल से निकल जाते हैं आराम से। अब ये जब भी आप रिकंस्टिट्यूट कर देते हो उसके बाद उसे डे लाइट से भी बचाना है, उसे 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अंदर ही रखना है और वो 3 घंटे के अंदर अंदर यूज अप हो जाना चाहिए। यही रीजन है कि ज्यादातर पीएचसीज वैक्सीनेशन की डेट्स देते हैं या वैक्सीनेशन का उनका टाइम रहता है, ताकि जिस भी दिन वो बताएंगे कि इस दिन पर आओ तो उस टाइम पर एक ही वैक्सीन वाइल के साथ वो 10 बच्चों को वैक्सीनेट कर सके ताकि वाइल खराब ना हो। तो 3 घंटे के अंदर अंदर जो है बीसीजी वैक्सीन जो है एक बार रिकंस्टिट्यूट हो गया उसके बाद आपको डिस्कार्ड कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A burn victim's immunization history is assessed by the nurse. Which immunization is priority concern? तो एक पेशेंट है जिनको बर्न्स हुआ है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री में आप क्या पूछोगे। आपके ऑप्शंस हैं ओरल पोलियो वायरस वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड या हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आंसर है टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन। आई नो क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया था कि बर्न्स पेशेंट है तो क्या करोगे, बट हमें ये पता है कि कोई भी मेजर इंजरी अगर हो चुकी है तो हम जो है सबसे इम्पोर्टेंट जो पूछेंगे वो है कि लास्ट टीटी का डोज कब लगाया था। ये इसलिए क्योंकि आपको पता है जितने भी आपके डीप वुंड्स होते हैं उसमें टेटनस वायरस जो है वो जा सकता है जिसकी वजह से टेटनी हो सकती है। तो इस वजह से अगर कोई भी पेशेंट आता है किसी भी डीप वुंड के साथ तो उनसे हमेशा हम टीटी के बारे में पूछेंगे या उनको हम टीटी जरूर लगाएंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रोटा वैक्सीन इज। सो रोटा वायरस के लिए जो वैक्सीन लगाते हैं उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहता है। आपके ऑप्शंस है डायरिया, वॉमिटिंग, इम्पैक्टेड स्टूल या फिर मेगाकोलाइट। आंसर है डायरिया। सो रोटा वायरस ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होता है और इसका बहुत ही कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है आपका डायरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइल्यूट फॉर जेई वैक्सीन इज। सो जेई को डाइल्यूट करने के लिए या जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन जो है उसको डाइल्यूट करने के लिए हम कौन सा सोल्यूशन यूज करते हैं? आपके ऑप्शंस है फॉस्फेट बफर सोल्यूशन, पाइरोजन फ्री डिस्टिल्ड वाटर, नॉर्मल सलाइन या फिर नॉर्मल टैप वाटर। आंसर है फॉस्फेट बफर सोल्यूशन। तो जेई वैक्सीन जो है उसके साथ ही ये सोल्यूशन जो है आपको उस पैकेट में मिल जाएगा और यही सोल्यूशन जो है हम यूज करते हैं जेई को डाइल्यूट करने के लिए, यानी कि आपका जो जापानीज एंसेफेलाइटिस वाला वैक्सीन है उसे डाइल्यूट करने के लिए। अब उसी के साथ साथ सेम रूल्स अप्लाई रहेंगे। एक बार आपने डाइल्यूट कर दिया तो आपको उस वैक्सीन को 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना है, डे लाइट से दूर रखना है और ये याद रखना कि ये लाइव वैक्सीन है। अब अगर ये लाइव वैक्सीन है तो इसको जो है अगेन डाइल एक बार आपने डाइल्यूट कर दिया, इसको आपको 6 घंटों के अंदर अंदर जो है इस्तेमाल कर लेना है। तो बीसीजी के लिए 3 घंटे और जेई के लिए 6 घंटे। अब ये वैक्सीन जो है वो कैसे लगाते हैं? हम सबक्यूटेनियसली लगाते हैं। तो ये है आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस का वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन लीव्स अ स्कार। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, शायद आपको अब तक आंसर भी पता चल चुका होगा। आपके ऑप्शंस है मीजल्स, बीसीजी, डीपीटी या फिर एमएमआर। आंसर है बीसीजी। इंट्राडर्मली देते हैं और हमेशा एक निशान छोड़ देता है। तो इस यही रीजन है कि हम बोलेंगे कि ये वैक्सीन जो है हमेशा निशान छोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय। सो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कौन से वैक्सीन के वजह से हो सकता है? आपके ऑप्शंस है इन्फेक्टेड बीसीजी वैक्सीन, इन्फेक्टेड डीपीटी वैक्सीन, इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है इन्फेक्टेड मीजल्स वैक्सीन। अब ये मीजल्स वैक्सीन के रिलेटेड जो है, जब भी मीजल वैक्सीन हम देने के लिए उसे निकालते हैं तो ये मीजल्स डायरेक्टली वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। बट अगर मीजल्स वैक्सीन जो है वो एक बार रिकंस्टिट्यूट हो जाए, उसके बाद 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर इस्तेमाल नहीं किया गया हो, तो वो जो है वो ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है। और इसी वजह से जो है जो भी इंफेक्शन इस वैक्सीन के अंदर चला गया है, वो इंफेक्शन यानी वो बैक्टीरिया जो है कुछ टॉक्सिन्स या ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स छोड़ते हैं जिसके वजह से पेशेंट जो है वो सेप्टिक शॉक में चला जाता है। अब ये जो है हमने कई बार मीजल्स वैक्सीन के साथ देखा गया हुआ है, जहां पर आप अगर न्यूज खोलोगे या न्यूज़पेपर में पढ़ोगे तो कई बार ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें 10 बच्चों के या 15 बच्चों के एक साथ मौत हो गई है मीजल्स वैक्सीन लगाने की वजह से। तो उस टाइम पर प्रॉब्लम मीजल्स वैक्सीन की नहीं होती है, उस टाइम पर प्रॉब्लम जो है वो ये होती है कि वो जो वैक्सीन है वो सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया था या फिर वो सही तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं किया गया था। तो इस वजह से जब भी आप मीजल्स वैक्सीन लगाओ तो पूरा पूरा ध्यान रखो कि मीजल्स वैक्सीन के लिए आप सारी ही एसेप्टिक टेक्निक जो है वो कैरी फॉरवर्ड करो और उसी के साथ साथ जब भी उसे जहां पर भी स्टोर कर रहे हो उसका टाइमिंग जो है वो ऊपर नीचे ना हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेपेटाइटिस ए वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू। सो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हम कौन से रूट से लगाते हैं? आपके ऑप्शंस है आईएम, आईडी, सबक्यूटेनियस या फिर ओरल। आंसर है आईएम तरीके से, यानी कि
हेपेटाइटिस ए वैक्सीन जो है हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं और ऑलमोस्ट 20 साल तक जो है इसकी इम्यूनिटी रहती है, तो ये काफी लॉन्ग टाइम चलने वाला वैक्सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ पेप्यूल डेवलप्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बीसीजी वैक्सीन? तो बीसीजी हम इंट्राडर्मल लगाते हैं, तो उसमें जो पेप्यूल बनता है वो जो है उसका साइज कितना होता है या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 4 to 8 millimeter in diameter, 5 to 6 millimeter in diameter, 1 to 2 millimeter in diameter, या none of the above. आंसर है 4 to 8 मिलीमीटर इन डायमीटर। सो यहाँ पर जो पेप्यूल बनेगा, ओके, एक तरह से एक राइजिंग रहेगी, जो आप मतलब वहां पर फ्लूइड गया है, इस वजह से वो जो पेप्यूल बनता है इंट्राडर्मल इंजेक्शन में, तो वो जो है वो 4 to 8 मिलीमीटर का रहता है। अगर आप बीसीजी वैक्सीन लगाते हो तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड थ्रू। सो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन के बारे में तो हमने बात कर ली, अब चलते हैं हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तरफ। तो ये कौन से रूट से देते हैं? आपके ऑप्शंस हैं आईएम, आईडी, एससी या फिर ओरल। आंसर है आईएम इंजेक्शन। सो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए दोनों ही हम जो है आईएम या इंट्रामस्कुलर देते हैं, और ये जो इंजेक्शन है हेपेटाइटिस बी का हम एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई यानी कि थाइस पर लगाते हैं, या फिर आप डेल्टॉइड मसल्स पर भी लगा सकते हो। हम एडल्ट्स में डेल्टॉइड मसल्स यूज करते हैं, बट जो हम हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में अगर हम देखें तो चिल्ड्रन के लिए जो है थाइस जो है वो प्रिफर्ड साइट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ministry of Health and Family Welfare, Government of India has introduced auto-disabled plastic syringes for immunization throughout the country in which year? यानी कि वो जो हमारे अभी जो सिरिंजेस आते हैं वो ऑटो डिसेबल्ड है, यानी कि एक बार यूज कर दिया उसके बाद वो वापस यूज नहीं कर सकते। तो ये जो सिस्टम है वो कब लाया गया था हमारे कंट्री में? आपके ऑप्शंस हैं 2002, 2005, 2010 या 2015। आंसर है 2005। और वो इसलिए लाया गया था क्योंकि ये सिरिंजेस जो है हम वापस रीयूज ना कर सके इस वजह से, क्योंकि कई बार ये देखा गया था कि इम्यूनाइजेशन के लिए सिरिंजेस फिर से यूज होते थे, जहां पर नीडल तो चेंज कर दिया जाता था बट सिरिंजेस वही की वही रहती थी। तो ये ना हो सके इस वजह से जो है ये सिस्टम जो है वो लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। सो रेबीज वैक्सीन जो है वो कौन से वायरस से प्रिपेयर किया जाता है, यानी कौन से टाइप के वायरस से? आपके ऑप्शंस है फिक्स्ड वायरस, स्ट्रीट वायरस, लाइव वायरस या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर है फिक्स्ड वायरस। सो रेबीज वायरस जो है या रेबीज वैक्सीन जो है, इसके लिए जो हम वायरस यूज करते हैं वो है तो रेबीज का ही, बट इसको जो है हम लेबोरेटरी में प्रोसेस करते हैं। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि लेबोरेटरी पैसेज एटीन्यूएटेड वायरस, यानी कि ये वायरस जो है उसकी पूरी जो क्षमता है उसे बहुत कम किया जाता है लेबोरेटरी सेटिंग में, और फिर वो आपका वैक्सीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो है ये फिक्स वायरस कहलाता है। बट अगर हम किसी भी जानवर से डायरेक्टली अगर कोई इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड एनिमल से कोई भी स्ट्रेन ले लेते हैं और उससे वैक्सीन बनाते हैं, तो उसे हम कहेंगे स्ट्रीट वायरस।
तो स्ट्रीट वायरस का मतलब कुछ और नहीं होता है, ये बेसिकली हमने डायरेक्टली एक इन्फेक्टेड एनिमल से वायरस ले लिया और उससे वैक्सीन बना दी, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रीट वायरस। बट अगर हम पहले लेबोरेटरी में उस चीज को प्रोसेस करते हैं तो हम उसे बोलेंगे फिक्स्ड वायरस। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following the most common complication with mumps is, तो mumps का सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन कौन सा रहता है? आपके ऑप्शंस है मेस्टाइटिस, एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, ऑर्काडाइटिस या फिर ऊफोराइटिस। आंसर है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। सो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस होने के चांसेस जो है मम्स में बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जहां पर जिसे हम स्टेराइल मेनिंजाइटिस भी कहते हैं। अब मम्स जो है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है जो आपके सलाइवरी ग्लैंड तक पहुंचता है और वहां पर एक चीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस का मतलब क्या है? पैरोटिड ग्लैंड्स जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड है, सबसे बड़े सलाइवरी ग्लैंड है, तो ये जो है वो इन्फ्लेम हो जाते हैं और इस ये सबसे पहला साइन हो जाता है आपके मम्स का। अब ये जो है ब्लड स्ट्रीम से ये इन्फेक्शन आपके ब्रेन या आपके ब्रेन क्रेनियल कैविटी के अंदर पहुंच जा सकता है और वहां पर वो मेनिंजेस को इरिटेट करेगा। अब वहां पर पहुंचने की वजह से जब मेनिंजेस इरिटेट हो जाते हैं तो वो इन्फ्लेम हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एसेप्टिक meningitis। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन इंड्यूसेस, सो वैक्सीनेशन इनमें से कौन सी इम्यूनिटी को इंड्यूस करता है? आपके ऑप्शंस हैं एक्टिव नेचुरल इम्यूनिटी, पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी या फिर पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। आंसर है एक्टिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। तो ये जो भी हमारा वैक्सीनेशन होता है, पहले तो ये नेचुरल होगा नहीं, तो पहले दो ऑप्शंस तो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। अब ये है आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एक्टिव है या पैसिव है? सिंपल सी बात है, एक्टिव इसलिए क्योंकि हमने जो है डायरेक्टली आपके अंदर एक वायरस भेज दिया है और आपकी खुद की बॉडी जो है एक्टिवली काम कर रही है ताकि वो इम्यूनिटी बना सके। पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का मतलब होता है जिसमें हमने इम्यूनिटी जो है वो बाहर से ही आपके अंदर डाल दी है। तो जैसे ये आपके जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, इंटरफेरॉन्स होते हैं, ये सारी जो है ये वो सब्सटेंसेस है जो आपको इम्यूनिटी तो देंगे, बट ये इम्यूनिटी आपने डायरेक्ट बाहर से ली है, आपकी खुद के इम्यून सिस्टम ने कोई काम नहीं किया है, तो उसको हम बोलते हैं पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a neonate born to infected hepatitis B mother should be treated with, so एक मदर है जिनको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी हो चुका है, उनको जो है अभी अभी एक बच्चा हुआ है, तो अब उनको कैसे ट्रीट करना है? आपके ऑप्शंस है आइसोलेशन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन या इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। आंसर है इम्यूनोग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। बच्चे को जो है इम्यूनोग्लोबुलिन भी लगेगा और बच्चे को जो है हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी लगेगा, क्योंकि बच्चा जो है ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी से एक्सपोज हो चुका है। जब भी बच्चे की डिलीवरी होती है उस वक्त जो है बच्चे का ब्लड और मदर का ब्लड एक दूसरे के साथ मिक्स होने के चांसेस होते हैं, तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी उस टाइम पर स्प्रेड हो सकता है। तो यही रीजन है कि बच्चे को जो है हम इम्यूनोग्लोबुलिन देकर उसी के साथ साथ बच्चे को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन विच इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर, तो एक्सपोज होने के यानी कि इन्फेक्शन जो है उसको उससे एक्सपोज होने के बाद हम कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? आपके ऑप्शंस है
मीजल्स, टाइफॉइड, रेबीज या फिर रुबेला? क्वेश्चन थोड़ा घुमाया हुआ है बट आंसर बहुत सिंपल है। आंसर है रेबीज वायरस। रेबीज वायरस या रेबीज वैक्सीन जो है उसको हम पोस्ट प्रोफाइलेक्सिस वैक्सीन भी कहते हैं, क्योंकि डॉग बाइट होने के बाद हम उसको लगाते हैं। तो यही रीजन है कि ये जो है वैक्सीन हम पोस्ट एक्सपोजर यानी कि एक्सपोज हो जाने के बाद जो है वो लगाते हैं। बाकी सारे वैक्सीन जो है एक्सपोजर के पहले ही लगाएंगे, अगर एक्सपोज हो चुका है तो उसके बाद नहीं लगाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैब वैक्सीन इज यूजफुल अगेंस्ट। सो टैब वैक्सीन कौन सी इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करता है? आपके ऑप्शंस हैं पोलियो, टाइफॉइड, पर्ट्यूसिस या डिप्थीरिया। आंसर है टाइफॉइड। सो टाइफॉइड या टैब जो है वो है आपका टाइफॉइड पैराथाइड, टाइफॉइड ए एंड बी वैक्सीन। सो टी से टाइफॉइड एंड पैराटाइफॉइड और ए और बी वैक्सीन दोनों है, तो इस वजह से ये बनता है आपका टैब वैक्सीन। तो ये टैब वैक्सीन जो है टाइफॉइड के लिए लगाते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि टाइफॉइड वैक्सीन का दूसरा नाम क्या है, तो आप बोल सकते हो कि टैब वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीनेशन अगेंस्ट मम्स कैन प्रिवेंट। तो मम्स के लिए जो हम वैक्सीन लगाते हैं तो वो कौन सी चीज को प्रिवेंट कर सकता है? आपके ऑप्शंस है हाइड्रोसिल, ऑर्काइटिस, वेरियोसिल या फिर अनडिसेंडेड टेस्टिस। आई गेस आपको ऑलरेडी आंसर पता है। आंसर है ऑर्काइटिस। सो मम्स में जो हम वैक्सीन लगाते हैं वो मेल्स में। आपको पता होगा कि मेल्स में जब मम्स हो जाए तो उसमें जो टेस्टिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने के या होने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से मम्स स्पेशली मेल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन कॉज होता है स्टेरिलिटी का या इनफर्टिलिटी का मेल्स में। अब उसमें हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ऑर्काइटिस हो सकता है, जहां पर दोनों या एक टेस्टिकल जो है वो इन्फ्लेम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर एडमिनिस्टरिंग द इंजेक्शन साइट शुड नॉट बी क्लीन्ड विथ स्पिरिट बिकॉज। सो जब भी हम वैक्सीन देते हैं तो उससे पहले हम स्पिरिट से क्लीन नहीं करते हैं, क्यों? आपके ऑप्शंस हैं it may cause harmful reaction, it will cause necrosis, it may destroy the live organism in vaccine या फिर spirit can be used। आंसर है इट में डिस्ट्रॉय द लाइव ऑर्गेनिजम्स इन वैक्सीन। आपको पता है कि स्पिरिट एक बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट है और किसी भी जीव जंतु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वो मार गिरा सकता है। तो अगर वैक्सीनेशन के पहले हमने स्पिरिट से ही क्लीन कर दिया और फिर हमने अगर वैक्सीनेशन किया तो उसमें जो भी लाइव वैक्सीन या लाइव ऑर्गेनिज्म है वो भी मर सकते हैं, तो फिर वो वैक्सीन लगाकर कोई भी फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम स्पिरिट को जो है अवॉइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वैक्सीन इज टू बी एडमिनिस्टर्ड एट द एज ऑफ 10 years। सो 10 साल की उम्र में हम कौन सा वैक्सीन लगाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं टेटनस टॉक्साइड, बीसीजी, एमएमआर या फिर ओरल पोलियो वैक्सीन। आंसर है टेटनस टॉक्साइड, क्योंकि हमें पता है ये बाकी सारे जो है वो बचपन में ही लग जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो ये एक क्वेश्चन है जो कई बार आ चुका है पहले भी। विच इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटावेलेंट वैक्सीन। सो इनमें से करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होता है हमारे पेंटावेलेंट वैक्सीन का? आपके ऑप्शंस हैं डीपीटी, मीजल्स, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी और एच इन्फ्लुएंजा। डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, डीपीवी, एच इन्फ्लुएंजा एंड बीसीजी।
डीपीटी हेपेटाइटिस बी या ओपीवी, डीपीटी एच इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी। आंसर है, सो आंसर है डीपीटी, एच इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी। ये तीनों मिलाकर यानी कि डीपीटी का डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, एच इन्फ्लुएंजा और हेपेटाइटिस बी, ये जो है तो एक, दो और आपका तीन, तो यहाँ इन्फेक्शन हो गए, फिर ये आपका चौथा इन्फेक्शन, ये हो गया आपका पांचवा इन्फेक्शन। तो पेंटा का मतलब होता है पांच, तो पांच इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपका ये वैक्सीन होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं पेंटावेलेंट वैक्सीन। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या है, डीपीटी प्लस एच इन्फ्लुएंजा प्लस हेपेटाइटिस बी। तो ये याद जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which color of the center square in the vaccine vial monitor in a well stored polio vaccine should be? So अगर हमने जो आपका पोलियो वैक्सीन है वो सही से स्टोर किया हुआ है तो वैक्सीन वाइल मॉनिटर पर वो कैसे, मतलब जो सेंटर स्क्वायर होगा वो कौन से कलर का रहेगा? आपके ऑप्शंस हैं पिंक, वायलेट, ब्लू या फिर व्हाइट। आई गेस आपने ये प्रैक्टिकली भी प्रैक्टिस किया होगा तो आंसर तो पता ही होगा। आंसर है, आंसर है व्हाइट। तो ये आपको पता ही होगा ऑलरेडी कि एक हमारे जो वैक्सीन होता है पोलियो वैक्सीन, तो उसमें इस तरह से एक बॉक्स रहता है जहां पर बाहर वाला जो बॉक्स होता है उस बॉक्स के अंदर एक सर्कल रहेगा और बाहर से वो पूरा जो ये रहता है बॉक्स रहता है वो आपको एक डार्क कलर यानी कि स्पेशली ये वायलेट कलर का होता है, और फिर ये अंदर का कलर जो है वो लाइट रहेगा या व्हाइट कलर का रहेगा। और ये जो है ये पूरा सिस्टम जो है इसको हम बोलते हैं आपका वैक्सीन वाइल मॉनिटर। अब ये जो है ये एक हीट सेंसिटिव लेबल होता है, जो जैसे जैसे वो वैक्सीन जो है हीट को एब्जॉर्ब करता है वैसे वैसे वो कलर चेंज करता है। तो जितनी हीट रहेगी एनवायरनमेंट में, जितना वो वैक्सीन का वाइल जो है वो जितना एक्सपोज हुआ होगा उतना ही वो फास्ट कलर चेंज करेगा। अगर ये व्हाइट है तो आप यूज कर सकते हो, बट जैसे ही वो डार्क हो जाए या अंदर का जो आपका सर्कल है उसका कलर आपके बाहर के सर्कल से मैच होने लग जाए तो फिर समझ लेना कि अब ये वैक्सीन आप यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पस ऑफ वैक्सीन वाइल मॉनिटर इज टू। सो ये वैक्सीन वाइल मॉनिटर जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, तो उसका मेन पर्पस है क्या, क्यों ये यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस है, ensure safe transport, prevent damage of vaccine, ensure heat damaged vaccines are not administered या फिर easy administration। आई गेस आपको आंसर तो आ ही जाना चाहिए। आंसर है, to ensure heat damaged vaccines are not administered। वैक्सीन वाइल मॉनिटर से हमें ये पता चलता है कि हीट के वजह से वैक्सीन खराब हुई है या नहीं। अगर खराब हुई है तो वो जो है हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। तो ये जो है इसका काम है, वो आपके वैक्सीन को डैमेज होने से नहीं बचा सकता। तो ये याद रखना कि वैक्सीन वाइल मॉनिटर होने की वजह से वैक्सीन डैमेज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस इसमें जो है हीट के वजह से डैमेज अगर हो चुका है वैक्सीन तो वो जो है नहीं एडमिनिस्टर करना है, इसका वो संकेत देगा बस। तो ये जो है आपका मेन पर्पस रहता है वैक्सीन बाय मॉनिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय, तो जस्ट एक रिपीटेशन है, याद करिएगा। आपके ऑप्शंस हैं लुइस पास्चर, पॉल यूजिन, रॉबर्ट कॉक या फिर एडवर्ड जेनर। आंसर है एडवर्ड जेनर।
तो एडवर्ड जेनर जो है, इन्होंने सबसे पहला आपका स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन तैयार किया था। अगर आप ये स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की पूरी हिस्ट्री जानोगे तो बहुत ही बढ़िया स्टोरी है, जरूर पढ़िएगा। तो ये जो वैक्सीन है, उन्होंने पहली बार फाइंड आउट किया था, या उसका जो इन्वेंशन है वो किया गया था, और इसी वजह से उनको फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि उस वक्त ये काफी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी स्मॉल पॉक्स की, जो कि उन्होंने पूरी तरह से ऑलमोस्ट इरेडिकेट की, और पहला वैक्सीन बनाकर। तो अब ये वैक्सीन जो है, सबसे पहला वैक्सीन किसने बनाया, वो भी एडवर्ड जेनर है। कौन सा वैक्सीन सबसे पहले बना, वो स्मॉल पॉक्स है। और स्मॉल पॉक्स वैक्सीन किसने बनाया, अगेन एडवर्ड जेनर है। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient on her first prenatal visit at 10 weeks gestation is found to be not immune to rubella. What is the recommended course of action? So 10 वीक प्रेग्नेंट लेडी है, उनको जो है रुबेला का इंजेक्शन कभी लगाया नहीं गया है, तो अब आप क्या करोगे? आपके ऑप्शंस हैं, एडमिनिस्टर एमएमआर नाउ, एडमिनिस्टर एमएमआर एट 28 वीक्स, एडमिनिस्टर एमएमआर postpartum, या she does not require vaccination. आंसर है एडमिनिस्टर द एमएमआर वैक्सीन पोस्टमार्टम। ये याद रखना, रूबेला का इंजेक्शन हम कभी भी किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देते हैं। तो प्रेगनेंसी में रूबेला का इंजेक्शन कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है, प्रेग्नेंट लेडी में रूबेला की वजह से बच्चे में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है, जिस वजह से हियरिंग डेफिसिट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ब्लाइंडनेस जैसी प्रॉब्लम बच्चे में हो सकती है। तो बच्चा अगर खुद से ही उसको अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो ठीक है, बट वैक्सीन की वजह से हम उस बच्चे को एक्सपोज नहीं करेंगे। अब पोस्टमार्टम क्यों लगा रहे हैं, ताकि जो अगला बच्चा हो उसको रुबेला ना हो, तो इस वजह से हम ये वैक्सीन उस टाइम पर लगाएंगे। बट जब तक मदर प्रेग्नेंट है तब तक हम उसे वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उन्हें वैक्सीनेशन की जरूरत है बट डिलीवरी के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। WHO vaccination strategy of catch up, keep up and follow up is designed for. So ये जो strategy बनाई थी वैक्सीनेशन के लिए, कैच अप, कीप अप एंड फॉलो अप, तो वो कौन से वैक्सीनेशन के लिए डिजाइन की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, या फिर डिप्थीरिया। आंसर है मीजल्स। सो मीजल्स वैक्सीन के लिए ये स्ट्रेटेजी है, टू कैच अप, कीप अप और फॉलो अप। तो बच्चे को मीजल्स के लिए वैक्सीनेट करना है, वो मीजल्स के वैक्सीनेशन कंप्लीट करते हैं या नहीं, और उसका फॉलो अप, ये तीनों जो है हमें कंप्लीट करना है। तो वो आपकी स्ट्रेटेजी लागू होती है मीजल्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये भी बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी है? आपके ऑप्शंस है, बीसीजी, पोलियो, मीजल्स, या फिर डीपीटी। आंसर है आपका पोलियो वैक्सीन। यही रीजन है कि हम वीवीएम जो है वो पोलियो के लिए सबसे ज्यादा यूज करते हैं, क्योंकि हीट से रिलेटेड डैमेज हमें उसी से पता चलेगा। तो पोलियो जो है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव माना जाता है, और हीट स्टेबल सबसे ज्यादा हम टीटी को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which vaccine is not part of NIS या National Immunization Scheme of India and hence not stored in the isolate refrigerator? आपके ऑप्शंस है, येलो फीवर, विटामिन ए, जापानीज एंसेफ्लाइटिस, या फिर पोलियो। सो आंसर है आपका येलो फीवर।
येलो फीवर हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का पार्ट नहीं है, तो यही रीजन है कि हम उसे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर में नहीं रखते हैं। बाकी सारे ही आपके नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का हिस्सा है। तो ये याद रखना कि ये लाइक काफी थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बट बाकी वैसे सेम ही रहेगा। अब येलो फीवर रेयर कंडीशन है जो आपके इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट से हो सकती है। The minimum gap between two live vaccines at different sites except cholera and yellow fever is, so दो live vaccines अगर हमें different site पर लगानी है तो उसमें कितना अंतर आपको यानी गैप जो है वो कितने दिनों का रखना है। आपके ऑप्शंस है 3 weeks, 4 weeks, 0 days, none of this। आंसर है आपका 0 days। सो अगर आप डिफरेंट साइट पर रखने वाले हो तो आप उसके लिए 0 days, यानी कि अगर आप दोनों हाथों में इंजेक्शन लगाने वाले हो जैसे ARV है, ठीक है, तो उस टाइम पर जो है हमें डेज के लिए यानी कि दिनों का गैप रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बट अगर आप सेम साइट पर इंजेक्शन लगाने वाले हो तो फिर आपको जो है एटलीस्ट 3 weeks तक का वेट करना पड़ेगा। तो अगर डिफरेंट साइट है तो 0 days, अगर सेम साइट है तो फिर 3 weeks। तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैक्सीन विच इज एडमिनिस्टर्ड एज इंट्रानेजल स्प्रे और नोज ड्रॉप इज, सो वैक्सीन जो हम इंट्रानेजली एडमिनिस्टर करते हैं वो कौन सी होती है। आपके ऑप्शंस है जापानीज एंसेफेलाइटिस, पोलियोमाइलाइटिस, मीजल्स या फिर इन्फ्लुएंजा। आंसर है आपका इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा के ज्यादातर जो आपके वैक्सीन है या उनकी वैरायटी भी है, जैसे स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू होगा, उनके भी वैक्सीन ज्यादातर जो है इंट्रानेजली ही हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनयूज्ड BCG वैक्सीन शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर, सो अगर हमने BCG वैक्सीन जो है यूज नहीं किया है तो वो हम कब डिस्कार्ड करेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हमने किया हुआ है। आपके ऑप्शंस है 2 hour, 4 hour, 6 hour, एट द एंड ऑफ द डे। कंफ्यूज मत होना, ऑलरेडी आंसर पता है आपको। सो आंसर क्या है आपका 3 to 4 hours। तो इस वजह से हम 4 hours सही मानेंगे। 2 घंटे के अंदर अंदर डिस्कार्ड करने की जरूरत नहीं है, हम 3 से 4 hours तक रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट हु आर एलर्जिक टू एग्स, सो जिनको भी अंडे की एलर्जी है उनमें हम कौन सा वैक्सीन नहीं लगाएंगे। आपके ऑप्शंस है TT, DPT, MMR या येलो फीवर। सो आंसर है आपका येलो फीवर। तो येलो फीवर जो है हम जिनको भी अंडे की एलर्जी होती है या एग की एलर्जी होती है उनमें नहीं लगाते हैं। और वो इसलिए क्योंकि येलो फीवर वैक्सीन जो है हम एम्ब्रियोजेनेटेड चिकन एग्स यानी कि जो चिकन होते हैं उनके जो अंडे होते हैं उनमें ग्रो करते हैं। तो अगर उस मतलब जब वो ग्रो किया जाता है वैक्सीन उस एम्ब्रियो में, तो उस टाइम पर उस एम्ब्रियो में हो सकता है कि अंडे की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आ जाए उस वैक्सीन में जिसके वजह से जिसको भी अंडे की ऑलरेडी एलर्जी है उसमें एक एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तो इसी वजह से जिनको भी अंडे की एलर्जी है उनको हम ये वैक्सीन नहीं लगाएंगे। बाकी सारे वैक्सीन इस तरह से नहीं बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फ्रीज सेंसिटिव, तो हीट सेंसिटिव हमने देख लिया, हीट स्टेबल हमने देख लिया, अब बात करते हैं फ्रीज सेंसिटिव। तो सबसे फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन कौन सा रहेगा। आपके ऑप्शंस है रेबीज, हेपेटाइटिस A, OP वैक्सीन या फिर BCG।
और आंसर है आपका रेबीज वैक्सीन। तो ये जो है रेबीज वैक्सीन कभी भी आपको फ्रीजर में नहीं डालना है, ये बहुत ही फ्रीज सेंसिटिव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, पोस्ट एक्सपोजर मीजल्स वैक्सीन इज गिवन विद इन। तो अगर किसी को मीजल्स से एक्सपोजर हो चुका है तो उनको अगर हमें वैक्सीनेशन देना है तो हमें कितने दिनों के अंदर अंदर वैक्सीनेशन दे देना चाहिए? आपके ऑप्शंस है 7 days, 3 days, 1 day या फिर 10 days। और आंसर है आपका 3 days। सो 3 days के अंदर अंदर मीजल्स का वैक्सीन लग जाना चाहिए अगर आप पोस्ट एक्सपोजर मीजल्स वैक्सीन दे रहे हो तब। अगर आपने पहले से ही देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 3 days से ज्यादा हो जाए तो उसके बाद हम वैक्सीन नहीं देंगे। सो इसी के साथ साथ आज का ये सेशन खत्म करते हैं। आई होप कि ये इंफॉर्मेशन आपको बहुत यूजफुल रही होगी। हमसे जुड़े रहिए, हमें हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू सून।